फोड़ा जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को सामने लाया जा रहा है? और सबसे बुरा हाल इन दो प्रदेशों का, एक महाराष्ट्र और दूसरी तरफ, चलिए महाराष्ट्र में आप महायुति की सरकार है, वहां पे आपने तोड़फोड़ पहले की और वहां पर उतनी मजबूत स्थिति आपकी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और वहां जो भी जाता था, हम लोग नहीं लेकिन आपके मीडिया कर्मी जो हैं, वो सरकारी मीडिया कर्मी या सरकारी सर्वेयर, वो सब 70 पार 80 पार कहते थे, 80 से ऊपर की सीटें बताते थे, लेकिन वो तो मिला नहीं। अब उससे बचने के लिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाने के लिए क्या ये ठीक रहा? योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। चर्चा या विमर्श में इन बातों को लाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। क्या इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है? क्या यही काम उधर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं? क्या यही काम उधर महाराष्ट्र में इनके जो घटक दल हैं, चाहे शिंदे हों, चाहे अजित पवार हों या देवेंद्र फडणवीस हो, वो कर रहे हैं? या अमित शाह घूम घूम कर यही काम कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बुरी हार, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसका कारण क्या है? इसको मत खोजिए। इसका कारण अगर खोज रहे हैं तो ये देखिए कि लोकल स्तर पर हुआ क्या इसके लिए केंद्र की नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं? सवाल तो हैं और इन बातों को सामने लाना भी जरूरी है, जो सुनील शुक्ला जी आप कह रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप, और कैसे इसको छुपाया जा रहा है, कैसे छुपाने की कोशिश हो रही है? बहुत मजेदार हंसी आ रही थी अमित शाह के उस भाषण को सुनकर, जब हरियाणा में कह रहे हैं कि हमें बैसाखियों वाली सरकार नहीं चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं तो 2 बैसाखियों को हटा दीजिए जो अभी है केंद्र में। आपको हरियाणा में बैसाखियों की सरकार नहीं चाहिए क्योंकि आप जेजेपी की बैसाखी से आप सरकार चलाते रहे, लेकिन आपको वहां नहीं चाहिए। केंद्र में तो आप बैसाखियों के सहारे हैं। डॉक्टर पाठक जी। राजीव जी बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी उस वक्त भूल गए होंगे कि वे खुद केंद्रीय गृह मंत्री बने ही एक बैसाखी सरकार में। नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार की सरकार है वो किस तरह बनी है, शायद उस वक्त भाषण देते समय वे भूल गए हो। या यह भी हो सकता है कि कहीं अंतर मन में इस बात की पीड़ा होगी कि कैसी सरकार में हमें दिल्ली में बैठना पड़ा है, कैसे सरकार बनानी पड़ी है, वैसा हरियाणा में न करना पड़े, इसलिए वे अभी से राग अलाप रहे हैं कि हमें बैसाखी की सरकार, बैसाखियों वाली नहीं चाहिए। कुछ 2-3 तथ्य ताजा हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ जो आज राज्यपाल से मिले, आनंदीबेन पटेल से, उन्होंने सावरकर की पुस्तक भेंट की है उन्हें। हम तस्वीर दिखा सकते हैं, मैं आपको भेजी है। सावरकर के जो 6 स्वर्णिम अध्याय करके पुस्तक है वो भेंट की है। कयास लगाए जा रहे थे वे इस्तीफा देने जाएंगे। हम सब जानते थे इतनी जल्दी इस्तीफा होगा नहीं योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, कितने अपरिहार्य हैं, ये अभी सुनील शुक्ला जी ने रेखांकित करके दिखा दिया है। जो गुटबाजी इस वक्त चल रही है, जो सिर्फ फुटबॉल बीजेपी में चल रही है, संगठन बड़ा है सरकार से, इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो हम सब लोगों ने इस देश ने देखा है संगठन के मुखिया की क्या दशा है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे विशालकाय माला से बाहर कर दिया जाता है, कैसे मंचों पर कैमरे के फोकस में से हाथ पकड़कर उन्हें धकिया दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे के समय की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसमें सत्ता के सामने संगठन की कोई हैसियत नहीं बची है, सब जानते हैं जी। अब आते हैं ये सब हो क्यों रहा है। ये जो आपने कहा कि हार का ठीकरा दूसरों पर, राज्यों पर फोड़ने का अभियान चला रहा है केंद्र, तो एक बहुत चर्चित मुहावरा है, हिंदी अंग्रेजी तमाम भाषाओं में उसे उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक साधारण भाषा में उसे यह कहा जाता है कि जीत के 100 पिता होते हैं। वैसे उसमें बाप शब्द है कि जीत के 100 बाप होते हैं, हार का कोई नहीं, हार अनाथ होती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली पार्टी में अगर 33 सीटों के आंकड़े के साथ जीत मिले तो उसकी पगड़ी को कौन अपने सिर पर रखेगा। इस हार का ठीकरा कम से कम नरेंद्र मोदी के सर पर तो नहीं रखा जा सकता, नहीं फोड़ा जा सकता। हाँ, भले ही नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में पूरी 543 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे थे, हर सीट पर वे ही प्रत्याशी थे, ये आरोप हमारा और आपका नहीं है। उनकी पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव में पार्टी के बड़े बड़े नेता, मध्य प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, पूरे देश में सारे नेता,
कुछ एक ही नेता होंगे जो ये नहीं कह रहे होंगे, बाकी तो सबने ये कहा कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं सब जगह, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा गया। अगर जीत जाते तो श्रेय उन्हें मिलता ही, तब न योगी आदित्यनाथ को कोई श्रेय देता, न भूपेंद्र चौधरी को, न केशव प्रसाद मौर्य को, न दिनेश शर्मा को। अब 33 सीटों पर रह गए तो कोई ना कोई तो एक बलि का बकरा चाहिए, लेकिन वो बलि का बकरा इतनी आसानी से अपनी गर्दन फंसाने वाला नहीं है। खास तौर से लखनऊ में से जिस गर्दन की तलाश उन्हें है वो मिलने वाला बहुत आसानी से तो नहीं। और इसकी वजह यही है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वो इकबाल बाकी नहीं बचा है। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी वे नरेंद्र मोदी नहीं है जो ताश के पत्तों की तरह गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को फेंट देते थे। जी। अब नरेंद्र मोदी को 10 बार सोचना पड़ेगा कि किसे हटाकर किसे लाना है। और जो विकल्पों की बात हो रही है, क्या सचमुच में योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व के एक कट्टर और मुखर चेहरे के मुकाबले केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी या दिनेश शर्मा या XYZ कोई भी, जयंत सिन्हा को ले आइए आप कश्मीर से, क्या सचमुच इनमें से कोई उनका विकल्प बन सकता है? ये जोखिम नरेंद्र मोदी अभी नहीं ले पाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है ये फिर सिर्फ फुटबॉल अभी बढ़ेगा, ये आंतरिक असंतोष और खुलकर सामने आएगा। उसमें शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र जैसे बयान आएंगे कि हमारे पिता की जीत के सामने दिल्ली नतमस्तक है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के अनुशासन से बाहर निकल जाने के संकेत हैं। साधारण कार्यकर्ता से लेकर सांसद, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक सब अब खुलकर बोलना शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए राहुल गांधी को भी धन्यवाद देना चाहिए। राहुल गांधी ने भी अहमदाबाद में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता कांग्रेस में होता तो कार्यकर्ता अब तक उसको हटा चुके होते। हमारी पार्टी में तो मल्लिकार्जुन खड़गे और मुझ राहुल गांधी के खिलाफ भी लोग बोल सकते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह वगैरह को उकसा दिया है। तो एक तरह से उस असंतोष की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वे भी ऐसे हवा दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो कुछ तो बोलो। आखिरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी का जो बयान अभी हमने सुना, यही भारतीय जनता पार्टी की मूल राजनीति है। इसी पर वे लौट कर आएंगे। हम में से अगर किसी को यह भ्रम था कि 4 जून के नतीजों के बाद कोई सुधार देखने को मिलेगा तो हमारी उम्मीदें बेमानी थी। वे लौट फेर कर हिंदू मुस्लिम राजनीति, धर्म की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति ही करेंगे, जिसकी एक कड़ी में अमित शाह जी ने हरियाणा में कह दिया मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस लेकर आएगी, जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और जिसने आरक्षण देने की कोशिश की है उनके भरोसे तो सरकार चला रहे हैं अमित शाह। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, उनसे पूछ लीजिए एक बार वे आंध्र प्रदेश में कितने फीसदी आरक्षण दे रहे हैं मुसलमानों के और क्या क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राह दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है।